अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे अपनी बात अभिभाषण पे रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी बात मैं अपनी बात को अपने माइक ऑन कर दीजिए। ऑन मैं अपनी बात अपने दल के नेता आदरणीय शिवपाल जी से संबद्ध करते हुए अपनी बात कहना चाहती हूँ। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब हम पहला पेज अभिभाषण का पढ़ते हैं तो इसमें बोल्ड लेटर में पहला वर्ड ही लिखा है बॉटल नेक स्टेट और ब्रेक थ्रू स्टेट। जिस तरह से सरकार ये दावा करती है कि उत्तर प्रदेश को बॉटल नेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बना रही है, शब्दों में माननीय अधिष्ठाता महोदय बहुत आकर्षण है और ये नारा बहुत दमदार है, लेकिन सच्चाई क्या है ये मैं सरकार से जानना चाहती हूँ। बॉटल नेक का अर्थ होता है मानवर विकास की रफ्तार में बाधा, और अगर आज भी प्रदेश का युवा बेरोजगार है, किसान कर्ज में डूबा हुआ है, महिलाएं असुरक्षित हैं, छोटे व्यापारी परेशान हैं, तो किस तरह से, तो ये किसकी नीतियां हैं और ये किसकी नीतियों के परिणाम हैं? ये आपकी सरकार है, आपकी नीतियों के परिणाम है कि आज भी जो युवा है वो किस तरह से बेरोजगार है और अपना भविष्य अंधकार में पा रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार आंदोलित हो रहा है, और आपकी सरकार, आपकी पुलिस उसके आंदोलन को किस तरह से दबाने का प्रयास कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। किस तरह से आप युवाओं को ना नौकरियां दे पा रहे हैं, जो पर्चे आप करा भी रहे हैं वो पेपर लीक हो जा रहा है, जो पर्चे करा भी रहे हैं वो पेपर लीक हो जा रहा है, और जो पेपर हो भी जा रहा है वो भी न्यायालय में पेंडिंग है। पूरी तरह से युवा बेरोजगार है। किस तरह से आपने विद्यालयों को कंपोजिट करके उनकी संख्या कम की, लेकिन दारू के ठेकों को आपने कंपोजिट करके उसकी संख्या बढ़ाई। अब हर चट्टी चौराहों पे आप देखेंगे कि कंपोजिट दारू के ठेके खुले हुए हैं। तो युवा अपना भविष्य अंधकार में देख रहा है। यदि कोई परीक्षा होती थी, हर 6 महीने पे पहले परीक्षा होती थी, 1 साल पे होती थी, तो उसको एक टारगेट उसका फिक्स था कि फला 6 महीने बाद हमारा पेपर होने वाला है, तो वो उसके लिए परिश्रम करता था, पढ़ता था दिन रात। लेकिन अब उसको पता ही नहीं है कि नेक्स्ट परीक्षा कब होगी, कौन सी भर्ती आएगी, किस तरह से वो अपनी पढ़ाई को इस्तेमाल कर सकता है अपनी नौकरी पाने के लिए। तो वो पूरी तरह से हताश है, निराश है, और आपके नए खोले गए दारू के ठेकों पे लाइन लगा के खड़ा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि किस तरह से किसान जो है आज भी कर्ज में डूबा हुआ है, और किसान में आप कहते हैं कि आप किसानों की आय दुगनी करेंगे, और किस तरह से आज भी किसान जो है वो खाद पाने के लिए, पानी के लिए किस तरह से कतारों में लगा हुआ है। किस तरह से आप कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित कर रही है ये सरकार, जबकि एनसीआरबी के आंकड़े आज भी बताते हैं कि उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 पे है। उसका इंक्रीज रेशियो आई थिंक 0.7% और इंक्रीज हुआ है महिला की असुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश। और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि साइबर क्राइम में, अगर माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, साइबर क्राइम में अगर अलग से महिला अपराध के लिए एक अलग से विंग खोल दी जाए तो वो मुझे लगता है कि बेहतर होगा महिलाओं की सुरक्षा के लिए। छोटे व्यापारी आज भी परेशान हैं। सरकार कहती है निवेश आ रहा है, उद्योग लग रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। हम जिन जिलों में रहते हैं वहाँ पर कोई भी उद्योग नहीं खुल रहे हैं, ना कोई घोषणाएं। आपने बड़े बड़े MOU साइन कर दिए, लेकिन कहीं धरातल पे वो नहीं दिख रहा है। नौजवान आज भी नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। उत्तर प्रदेश को वाकई अगर ब्रेक थ्रू स्टेट आप बनाना चाहते हैं तो सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करिए, किसानों की फसल का उचित मूल्य दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाइए। किस तरह से आज कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों पर रह गई है, ज़मीनी हकीकत हम सब जान रहे हैं कि किस तरह से थानों में, तहसीलों पे लूट मची पड़ी हुई है। किस तरह से आज उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से, अभी मंत्री जी बता रहे थे कि पहले की सरकार में किस तरह से बासों बल्लियों पे टंगे हुए थे तार। आज भी अगर मैं अपनी विधानसभा का अगर मैं आपको एक दो नाम गिनवा दूं, लौदा इमादपुर है और दामा है, वहाँ पे आज भी बांसों के और बल्लियों के सहारे से तार खड़े हुए हैं। मैं स्वयं गई थी क्षेत्र में तो मैंने देखा कि एक तार पेड़ में लटका हुआ था, तभी मैंने अधिकारी को फ़ोन किया और कहा कि उसको दुरुस्त कर दें वरना बड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है।
छोटे उद्योग और एमएसएमई सेक्टर जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो महंगाई और टैक्स के बोझ तले दबा हुआ है। अगर ये ही मजबूत नहीं होगा तो कैसे ब्रेक थ्रू राष्ट्रीय स्टेट आप बना सकते हैं? मैं बस ये जानना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से सभी, मुझे लगता है सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक बोलते हैं, पहले बहुत तारीफ़ें करते हैं सरकार की, उसके बाद अपने जो क्षेत्र की समस्याएं बताने लगते हैं। यदि आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आपने इतना अच्छा किया है कि आप चुनाव में जाने से पहले, तो फिर ये SIR में फॉर्म 7 के थ्रू आप क्या कर रहे हैं? फॉर्म 7 के थ्रू जिस तरह से आपने पहले से, मैं अन्य जिलों का नहीं बता सकती, मैं अपने ज़िले आजमगढ़ की बात कर रही हूँ, अपने क्षेत्र में फॉर्म 7 पहले से टाइप है और लोगों को दिए गए हैं कि आप इतने पे आपत्ति करिए। अभी SIR करा के आपने हर एक नाम को दुरुस्त किया था। आपको लग रहा था, हम सबको लग रहा था कि SIR के माध्यम से जो ड्राफ्टिंग होकर जो लिस्ट आई है उसमें सारे सही नाम हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने बल्क में, जो नियम के बिल्कुल विरुद्ध है, आप इतने बल्क में फॉर्म 7 भरवा रहे हैं और उनको ऐसे माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने विधानसभा का आंकड़ा दूं, घिन्हापुर एक हमारा बूथ है माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं वहां पर गई थी। समय हो गया है माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका समय हो गया है, बस आधे मिनट में कर लीजिए, समराइज कर लीजिए। मैं अपने बूथ पर गई थी और वहां पर क्या हुआ कि 27 नामों पर आपत्ति दी गई थी, और जिस नाम ने आपत्ति दी थी, जतन राजभर नाम के एक व्यक्ति ने आपत्ति दी थी, मैंने उन्हें भी वहां बुलाया और उन्होंने कहा क्या, ये मीडिया में भी मैंने बुलाया था, वो भी जान रही, और उन्होंने कहा क्या कि मैंने किसी के नाम की आपत्ति नहीं दी, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो खेत से आ रहा हूँ, अभी मैं तो अंगूठा लगाता हूँ। इस तरह का काम करें। जब आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो क्यों नहीं ऐसे ही जाते हैं चुनाव में? क्यों फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रहे हैं? माननीय सदस्य, आपका समय खत्म हो गया है। मैं अपनी बात एक दो लाइन से मैं, अगर कोई स्थानीय समस्या हो तो बता दीजिए, जल्दी कर दीजिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ये बात जानती हूँ कि मेरा काम नहीं होने वाला, क्योंकि जब सत्ता पक्ष के लोग आप बताइए तो डिमांड करते हैं, आप बताइए, और उनका काम नहीं होता तो जल्दी समराइज कर लीजिए, 7 मिनट हो गए हैं आपके। बस 2 शब्द मैं कहना चाहती हूँ। वादों के शहर में सच्चाई खो गई, वादों के शहर में सच्चाई खो गई, नारों की भीड़ में जनता रो गई, कागज पे तरक्की के महल बनाते रहे, जमीन पे उम्मीदें सो गई। धन्यवाद। माननीय अशरफ अली जी, आपने मुझे बोलने, माननीय अशरफ जी, थैंक यू।